15वें दिन भी लगातार जारी है। इसी के साथ में आपको बता दें कि भारी संख्या में अभी भी जो किसान हैं बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से अभी भी दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है और इसी के साथ में संशोधन का जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया था उसको खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा कि वे शनिवार को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद कर देंगे। साथ में आंदोलन को तेज करते हुए 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। इस बीच खबर है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन खत्म करने की एक बार फिर से अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह से उनके साथ में उनकी मुलाकात भी हुई थी और 2.5 घंटे तक इस मुलाकात में चर्चा की गई कि किस तरीके से किसानों के आंदोलन को खत्म किया जाए, किस तरीके से इस पूरे मामले का हल निकाला जाए। सरकार इन कानूनों को किसान हितैषी बताकर उन्हें बरकरार रखने पर अड़ी हुई है, तो वहीं सरकार कानून वापस नहीं लेने की जिद पर अड़ी है, तो किसान भी अपनी बात पर डटे हैं। बयानबाजी हो रही है। केंद्र सरकार में मंत्री राव साहिब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि किसानों का विरोध प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा। वहीं किसानों के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को घसीटने पर शिवसेना ने कहा कि बीजेपी लीडर अपने होश से बाहर है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राव साहिब दानवे ने कहा कि किसानों के आंदोलन में पाकिस्तान और चीन का हाथ है। दानवे ने कहा कि पहले सीएए, एनआरसी को लेकर मुसलमानों को भड़काया गया, ये कोशिश नाकाम रही, तो अब किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो वहीं शिवसेना के संजय राउत ने कहा है कि अगर वाकई में किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है तो तुरंत सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वराज सिंह भाटी हैं, किसान नेता हैं। काफी लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। सर, स्वागत है आपका ये एनपी न्यूज पर। सर, स्वराज जी, सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री का बयान आप किस तरीके से देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है? देखो जी, जो ये भाजपा के जो मंत्री हैं जी, पहले भी कृषि मंत्री ने ये कहा था कि हिंदुस्तान का जो किसान है वो नपुंसक है, हिंदुस्तान का जो किसान है वो शौक मौज में आत्महत्या करता है। ये तो कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब देश का किसान तो गद्दार हो गया ना आज देश का। अगर देश का किसान चीन और पाकिस्तान के कहने पर आंदोलन कर रहा है तो गद्दार की उपाधि दे दे कि हिंदुस्तान का जो किसान है वो गद्दार है, देशभक्त नहीं है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आज तक अगर अपने धर्म पे टिका हुआ है तो देश का जवान और देश का किसान है। बिल्कुल। जवान सीमा पे डटा हुआ है और किसान खेत में डटा हुआ है। जी बिल्कुल। वरना मैं कड़वा सत्य एक और बता रहा हूँ जी, जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, पूंजीपति है, अगर उनको अपने व्यापार में घाटा आता है तो वो अपना व्यापार बदल देते हैं। ये जो राजनेता है जो बकवास कर रहे हैं, इनको अगर पार्टी टिकट ना दे तो ये पार्टी बदल देते हैं। आप देखते होंगे हर साल। बिल्कुल। और जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए तो वो अपनी नौकरी बदल देते हैं। बिल्कुल। एक किसान ही ऐसा है, जब से देश आजाद हुआ आज तक घाटे की खेती करता रहा है। किसान से अच्छा तो रेहड़ी खोमचे वाला है, पटरी वाला है, जो चैन की 2 वक्त की रोटी खा लेता है। जी, लेकिन अगर स्वराज 50 जी, ज्यादा दुख की बात क्या है? ज्यादा दुख की बात यह है कि इस तरह के बयान देकर किसानों के आंदोलन को ना सिर्फ तोड़ने की कोशिश की जा रही है बल्कि उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है, ज्यादा दुख की बात कौन सी है, तोड़ना या फिर इस तरीके से बदनाम करना? अगर देश का किसान देश का गद्दार हो गया है जी, और इन्होंने गद्दारी की उपाधि दे दी है जी, तो इनको किसानों में गोली मरवा देनी चाहिए। गद्दार बिल्कुल। का, चीन का और पाकिस्तान के भक्त का यहाँ क्या मतलब है? जी, जो चीन और पाकिस्तान की तबदारी कर रहा है उनमें गोली मरवा देनी चाहिए इनको। जी, देश के किसान पर सीधी गोली चलवाए, तोप के गोला छुड़वा दे, कहानी खत्म, बिल्कुल। गद्दार खत्म हो जाएगा देश का। लेकिन सर, प्रधानमंत्री मोदी भी इस पूरे मामले को लेकर चुप हैं। एक तरफ सरकार ये दावे कर रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के बयान। नहीं, अपने बड़ बोला के नेताओं पर ताला, जवान पर ताला क्यों नहीं लगाते हैं ये? जी, आप मानते हैं स्वराज जी कि एक बड़ी वजह यह भी है इस तरह के बयान, जो ये बयानवीर जो हैं, इन लोगों की वजह से भी किसान जो हैं वो अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं? एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है। मैं ये बता रहा हूं, ये भाजपा के जितने भी प्रवक्ता और ये जो मंत्री और ये जो
फलाने इधर उधर के जो बयान कर रहे हैं ना, जी ये भाजपा के दुश्मन है। अच्छे ये तो बन रहे हैं अंधभक्त अपने। जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस तरीका की बयानबाजी करके ये अपनी सरकार का नुकसान कर रहे हैं, सरकार का हित नहीं नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पर जवाब भी ले लेते हैं। बीजेपी के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका स्वागत है एएनपी न्यूज पर। अमित त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अमित जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री का यह कहना है कि चीन और पाकिस्तान का हाथ है किसान आंदोलन के पीछे? कैसे आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप देख रहे थे कि ये एक आंदोलन किसानों के हितों के लिए किया जा रहा था, जहां तक कि जब ये चिन्हित किया गया तो कहा गया कि सरकार इसमें संशोधन करके इस बिल को लागू कर, सरकार को लागू करने के लिए भी तैयार है और करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसानों के बीच में जिस तरीके से कुछ अराजक तत्व लगातार सरकार के खिलाफ तो बेबुनियादी और आतंकी गतिविधियां इसमें, क्योंकि खालिस्तानी पोस्टों के साथ लोगों को वहां नारे लगाते देखा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी के पुतलों को उल्टा करके उसको क्रॉस बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल दर्शाता है कि किसान नहीं है, ये किसानों के नाम पर देश को गुमराह करने में, देश में मोदी जी के खिलाफ त्रिपाठी जी, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अगर इस तरीके की साजिश रच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर वो किसान अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ऐसा? देखिए किसानों, आपने भी देखा कि दिल्ली में परसों ही 5 आतंकी गिरफ्तार सर, आतंकी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने सीधा कहा कि इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, ये पुराना उनका मामला था, उसको लेकर कार्रवाई लगातार चल रही थी। इनका किसान आंदोलन से कोई मामला नहीं था। सुनिए जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे जी, कि जब एनआरसी भी लागू हुआ था, इसी तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे जी, लेकिन उसके तुरंत बाद जिस तरीके से आपने देखा कि आज चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें कई देश गतिविधियों के शामिल होने वाले जो नेता हैं उनके भी नाम उजागर हुए। आप देखिएगा, थोड़ा समय दीजिए, जांचें चल रही है और देखिएगा इसमें कहीं ना कहीं आतंकियों के कनेक्शन निकल के आएंगे और पाकिस्तान इसके पीछे फंडिंग कर रहा है, खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा। त्रिपाठी जी, जेएनयू का छात्र खड़ा हो जाए तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दीजिए, शाहीन बाग में महिलाएं बैठ जाएं तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दीजिए, अब किसानों को भी जोड़ दीजिए। हमारे साथ स्वराज जी हैं, उनसे भी हम इसका रुख करेंगे, लेकिन आपसे एक बात ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इतनी सारी चीजें हो रही है, सरकार को मालूम है, तो बातचीत क्यों कर रही है फिर? देखिए, बातचीत जो हमारे उसमें किसान भाई हैं जो मुट्ठी भर भी, उनको भी समझाने की जिम्मेदारी हमारी है और उनके लिए भी हमारी सरकार समर्पित है उनके लिए। लेकिन जो उसको हाईजैक करने के लिए पार्टियां लगी हुई है और जो आतंकी गतिविधियां उसमें शामिल हैं लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। चलिए ठीक है, किसानों के हित के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर कोई आतंकी इसमें मिलकर ये चाहता है कि देश के खिलाफ वो साजिश रचनेगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, चलिए ठीक है, में सफल होने नहीं देंगे। स्वराज जी से कमेंट लेते हैं। स्वराज जी, आपने सुना जिस तरीके से त्रिपाठी जी अपनी बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अंत में किसान आंदोलन के आड़ में जो देश विरोधी ताकतें हैं वो मिलेंगी, इस तरीके से कहने की कोशिश है, कैसे देख रहे हैं आप? मैं त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूँ जी, ये पहली बात तो कोई भी आंदोलन होता है उसका नेतृत्व होता है, बिना नेतृत्व के कोई आंदोलन नहीं होता। बिल्कुल, और जिनसे ये वार्ता कर रहे हैं वो नेतृत्व से वार्ता कर रहे हैं, किसानों से नहीं, उनके नेतृत्व से वार्ता कर रहे हैं। बिल्कुल, हर संगठन का नेतृत्व बुलाया जा रहा है जी, और फिर ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान और चीन का आतंकियों का हाथ है जी, तो हाथ तो नेतृत्व पे ही होगा ना जी। अब ये चमड़े की जीव है जी, मैं कह देता हूँ, ये जो भाजपा और आरएसएस के जब आंदोलन होते हैं जी, ये जो वेस्ट बंगाल में जो आंदोलन कर रहे हैं, इन पे भी चीन पाकिस्तान का हाथ है। ये आंदोलन नहीं कर रहे वेस्ट बंगाल में, इन पे भी चीन का पाकिस्तान का हाथ होगा। जब आरएसएस की रैली होती है उस पर भी पाकिस्तान का हाथ होता होगा। जब ये विपक्ष में थे, ये रैली करते थे, आंदोलन करते थे, तो इन पे भी चीन का पाकिस्तान का हाथ होता होगा। क्या आतंकवादी आज ही पकड़े जा रहे हैं? आज से पहले आतंकवादी नहीं पकड़े गए क्या? अगर कोई भी आतंकवादी दिल्ली में पकड़ा जाता है उससे आंदोलन का क्या मतलब है? और ये सबूत करके दिखाए ना फंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। इनकी एलआई है, आईबी है, स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी है, कहाँ गई इनकी गुप्तचर शाखा? चलिए ठीक है, उस चीज को मान लिया है। त्रिपाठी जी पूछ लेते हैं निकाल के ना है कि कानून वापस होना चाहिए। ठीक है, पूछ लेते हैं। क्या केवल राजनीति के लिए राजनीति करें कि सच में ये किसानों के हित में खड़े होने वाले नेता हैं? चलिए ठीक है, स्वराज जी, ये बात इनके फैक्ट है और इसको लेकर शुरुआत से जिस तरीके से किसान संगठनों का सीधा कहना था कि एमएसपी के आप हमें लिखित आश्वासन दीजिए, हम लिखित आप आश्वासन दे देंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। फिर बात कही गई कि एपीएमसी में बदलाव करने होंगे, फिर यह कहा गया कि जो गिरफ्तार किए गए उनको छोड़ना होगा। उन सारी मांगों तो सरकार ने मांग लिया, उसको भी आपने ठुकरा दिया। आपसे एक बात कह रहा हूं जी,
और ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी सुने होंगे जी इनसे हाथ जोड़ करके, गिड़गिड़ा करके, नाक रगड़ करके, पैर पकड़ करके जी मैं विनती करता हूं, इनसे सिर्फ एक बात मानी गई है जो 80 नंबर की है, जी उसी पे 80 नंबर है, बाद बाकी बिंदुओं पे 20 नंबर है जी कि जो एमएसपी है उसको गारंटी कानून बना दो। सरकार खरीद करे ना करे, जितने भी आढ़ती हैं, बिचौलिया हैं, ये जो पूरे देश में हरियाणा पंजाब को छोड़ करके किसान के माल लूट लेते हैं। अरे भाई पागल आदमी, तू सुनता है नहीं सुनता? नहीं स्वराज जी सुनते बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी उनकी बात सुन लीजिए। त्रिपाठी जी पहले बात सुन लेते हैं। त्रिपाठी जी, स्वराज जी पहले रुकिए एक सेकंड। त्रिपाठी जी बात सुन लेते हैं, पहले उनके बात अपना पक्ष रखने दीजिए, फिर त्रिपाठी जी मैं आपका रुक करूंगा। स्वराज जी शांति से आप बात रखिए, शांति से बात रखिए। स्वराज जी आप किसान नेता हैं, आप संयम बरतिए सर, आप बड़े नेता हैं, आपके पीछे लाखों की संख्या में किसान चलते हैं, आप संयम बरतिए, प्यार से आप अपनी बात रखिए। हम त्रिपाठी जी का भी रुक करेंगे। त्रिपाठी जी सरकार जी, ये हितैषी बन रहा है, किसानों के खिलाफ बोल रहा है, जी देश के अन्नदाता के खिलाफ बोल रहा है जी। पागल आदमी कहीं का। किसान नेता के नाम पे ढोंग छाती पीटने। नहीं त्रिपाठी जी रुकिए, त्रिपाठी जी संयम बरतिए। त्रिपाठी जी मैं रुक करूंगा आपका, मैं रुक करूंगा आपका, मैं आपका रुक करूंगा। पहले बात रखने दीजिए, उनको पूरी बात कहने दीजिए एक बार। जनता ने जवाब दिया है। अमित त्रिपाठी जी जवाब दिया है, आगे भी जवाब मिलेंगे, लेकिन जवाब उनका सुन लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए। जी स्वराज जी चलिए ठीक है, उनका सुन लेते हैं। स्वराज जी सुन लेते हैं, ठीक है, जवाब देने के लिए बैठे हम लोग। ठीक है त्रिपाठी जी अपनी बात कीजिए आप। अमित त्रिपाठी जी वो सीधा ये कह रहे हैं कि इस तरीके की कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, इस तरह के आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ आप बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में कम से कम इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, वो भी इतने बड़े स्तर पर। मुझे आप ये बताइए ना जी, मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ आपसे जी। ये किसान के आंदोलन में सरकार तो नहीं कर रही है जी, किसान नहीं है, सरकार तो बातचीत का रास्ता अपना। सर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सर, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सर, केंद्रीय मंत्री। सुनिए तो जी जी आगे, अब इनको चुप कराइए, मेरी बात सुन ले। देखिए सरकार ने, किसान है वहां पर, इसीलिए संवाद कायम कर रही है, लेकिन हाँ कुछ जरूर इंटेलिजेंस को मिला होगा, उसके आधार पर सरकार ने अपनी बात रखी है, तो इनको उस पर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? आखिर अगर सरकार अपनी कोई बात कही है, क्या कानून से बड़े हो जाएंगे? ये जो कहेंगे वही सच होगा, बाकी सब झूठ है। आज ये जो प्रावधान में क्या लेकिन सर कानून से बड़े नहीं होंगे, लेकिन कानून से बड़े नहीं होंगे, लेकिन किसान की बात तो सुननी पड़ेगी सर। 15 दिन तक किसानों को इस खुली सर्दी में, ठंडों में वो लोग सड़कों पर पड़े रहे। स्वराज जी रुकिए, जी स्वराज जी रुकिए अभी। आइए चलिए, और किसान हमारे उत्तर प्रदेश, चलिए देखिए सर, उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेत में अपनी रोटी को कमाने के लिए अब तक काम कर, इनकी तरीके से वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं बैठा है। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी आप रुकिए, स्वराज जी का मैं रुक करूंगा, लेकिन हमें समय की कमी के चलते एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। हम दोनों का फिर से रुक करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, एक रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपका रुख करूंगा और आखिरी कमेंट होगा, क्या सरकार चाहती है कि इसका समाधान निकले या फिर संघर्ष जारी रहे, वही यही चाहती है? देखिए, सरकार समाधान चाहती है और सरकार किसानों के हितों में खड़ी है। जी। इसका उदाहरण है कि 2006 से 2014 के बीच में जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, जिसमें 1.5 गुना एमएसपी को लागू कर दिया जाए, उस समय की सरकार ने, कांग्रेस ने लागू नहीं किया था, हमारी सरकार ने लागू किया था। उस समय ये किसान नेता कहां सो रहे थे? आज हमारी सरकार ने किसानों के हितों में फैसला किया है। और दूसरी चीज है कि देश में सांसद निधि होती थी, किसान निधि पहली बार हुई, विधायक निधि होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने एक किसान सम्मान निधि निकाला। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों के हितों में जो भी प्रयास है हमारी सरकार कर रही है। चलिए ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये संवाद का रास्ता, लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ पर कायम है और यही चलता रहेगा और संवाद से ही कोई रास्ता निकलेगा। चलिए, संवाद से ही कोई रास्ता निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमित त्रिपाठी जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। स्वराज जी अभी भी हमारे साथ हैं। स्वराज जी, आखिरी कमेंट आपका भी। अगर सरकार और भी प्रस्ताव भेजती है तो क्या उसको मानने के लिए किसान तैयार होंगे? इसको लेकर और भी कदम उठाए जाते हैं जो आपकी मांग की जा रही है? तो छोटी सी मांग है किसानों की, कोई राज नहीं मांग रहे, अमेरिका का राज इनसे नहीं मांग रहे। बिल्कुल। कि जो एमएसपी है, जिसके कह रहे स्वामीनाथन लागू कर दिया, हमारी सरकार ने 1.5 गुना कर दिया जी। एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, इससे नीचे कोई खरीदे तो उस पर मुकदमा कायम कर दो जी। इनकी नानी मर जाएगी इस काम को करने में भाई जी। क्या सरकार की नानी मर जाएगी अगर इतना कर देते हैं? एमएसपी को गारंटी कानून बना दो और जनता जनार्दन देश के कानून से, देश के संविधान से और सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से जी। जनता जनार्दन सबसे ऊपर होती है। मैं मान्य को समझा देता हूं और ये कह देता हूं, किसानों को गाली देना बंद करो। बिल्कुल। किसानों को आतंकवादी बताना बंद करो। बिल्कुल। बात करने का सबूर सीख लो, वरना देश का किसान तुमको अगली पंचवर्षीय में सबूर सिखा देगा नोटा दबा करके। बिल्कुल। चुनाव बहुत होने हैं आगे भी, बिल्कुल बहुत चुनाव होंगे, हमें समझने की जरूरत है। अहंकार बोल रहा है, ये भाजपा के बड़ बोलों को बुद्धि रोग हो गया इनको। बिल्कुल, इनको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज सिंह भाटी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। स्वराज सिंह भाटी जी किसान नेता जुड़े और साथ में बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े, जानने की कोशिश की कि किस तरह की स्थिति है। रुक करते हैं 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के दौरान, पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान आज उनका दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर दौरे पर हैं। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर
तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी भी की। सुरक्षा एजेंसियों ने जेपी नड्डा के काफिलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी काफिले में एक कार नहीं है जिस पर हमला नहीं किया गया। मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ कार में यात्रा कर रहा था। पश्चिम बंगाल में अराजकता और असहिष्णुता की स्थिति को समाप्त करना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिनों के अपने भारत दौरे पर हैं और इस दौरान आपको बताएं कि वो उत्तराखंड से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की थी। अब दूसरे चरण के लिए वो पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल यूं क्योंकि वहां पर चुनाव भी होने हैं। दूसरा, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश जेपी नड्डा की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस दौरान आज यहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उनको कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका जोश बढ़ाने की कोशिश करते, लेकिन उस दौरान जब वहां से निकल रहे थे, आरोप उन्होंने लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले तो जेपी नड्डा की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई और जब गाड़ी नहीं रोकी गई तो उस दौरान उनके ऊपर पत्थरों से हमला किया गया है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी वो वीडियो साझा किए हैं और दिखाया कि किस तरीके से गाड़ी के अंदर तक पत्थर आए हैं। बहुत मोटे मोटे पत्थर थे और साथ में आपको यह भी बता दें कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। हालांकि जेपी नड्डा को सुरक्षित सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बचा लिया गया, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको यह भी बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन साथ में जरूर है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, ये पहली बात नहीं कि उनके ऊपर इस तरीके से हमला हुआ है। इससे पहले अमित शाह खुद वहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनकी रैली के दौरान भी हमला करने की कोशिश हुई थी। इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे। हालांकि उस दौरान टीएमसी ने इस हमले को लेकर सीधे हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं बनी है। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि टीएमसी लगातार बीजेपी पर ही दंगा भड़काने की और लोगों को भड़काने के आरोप लगाती रही है। आपको बता दें कि 2022 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और उससे पहले लगातार चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो या तमाम बाकी के दल हैं, वो पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं और किसी भी हाल में वो पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो हर हाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचने में जुटे हैं। और इसी पर हमारे साथ कैप्टन नेपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। किस तरीके से आप कैप्टन साहब देखते हैं कि आज जेपी नड्डा जी के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है? डॉक्टर नेपाल सिंह हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर नेपाल सिंह जी। देखिए, मेरा मानना है कि भाजपा इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है जी, और जितनी तैयारी भाजपा ने की है उतनी तैयारी दूसरी पार्टी अभी तक नहीं कर पाई। बिल्कुल। और बंगाल की यदि आप राजनीतिक परिस्थिति देखें तो वहाँ विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियां ही सक्सेसफुल होती हैं जी। पहले लेफ्ट से उनके पास विचारधारा से जुड़े हुए कैडर के व्यक्ति होते थे जी। अब भाजपा गई है, वो पिछले 4 साल से वहाँ काम कर रही है। उनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो है शिव प्रकाश जी वहाँ पर है, कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ पर है, अभी नए अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर है, नड्डा जी वहाँ पर पहुंच गए हैं। आज इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिल्ली में होते हुए भी नड्डा जी बंगाल में थे। बिल्कुल। इसका यह मतलब है कि वो बहुत सीरियस है, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि एक तो उसके पास जो कार्यकर्ता है वो माइनॉरिटी से चित्रों के कार्यकर्ता आया है जो हमेशा एग्रेशन में रहता है। दूसरा जो कार्यकर्ता होता है वो एक कभी कभी इस तरह की पार्टियों में, जैसे हमारे यहाँ यूपी में सपा से जुड़े लोग होते हैं, वो जनरली जब पार्टी आती है तो बहुत एग्रेशन में आते हैं, जब पार्टी चली जाती है तो चुप हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ये एक लड़ाई बनेगी और उसको हर मुद्दे को भाजपा भुनाएगी जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात इसमें और ऐड करना चाहिए कि जिस तरीके से नाक का सवाल बनाया हुआ है, ममता बनर्जी ने खासतौर पर हम देखें और बीजेपी की तरफ से देखें, इन दोनों पार्टियों ने नाक का सवाल आखिरकार पश्चिम बंगाल को क्यों बना रखा है? चुनाव और भी बाकी जगहों पर है। इसमें थोड़ा ये समझने की बात है कि देखिए, भाजपा का प्रश्न जो है ममता को हराना नहीं है। इसको इस चीज को आप बिल्कुल मत रखिए। भाजपा का मकसद ममता को हराना नहीं है, भाजपा का मकसद पूरे देश से कांग्रेस को सफाया करना है। बिल्कुल। इस चीज में क्या होगा, इस बार में जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है और जो लेफ्ट का बचा हुआ कार्यकर्ता, वो सब इस बार भाजपा ही हो जाएगा, वो कभी भी तृणमूल के पास नहीं जाएगा जी। और तृणमूल अकेली खड़ी रह जाएगी, उसके पास धीरे धीरे माइनॉरिटी के वोट बचेंगे, बाकी वोट स्टिक हो जाएंगी जी। और यही भाजपा चाहती है और यही भाजपा करेगी।
बिल्कुल, लेकिन साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके की शुरुआत हुई इतनी हिंसक, क्या ये और आगे बढ़ सकती है या इस स्थिति को काबू में किया जाएगा? देखिए, ममता जी का खुद का अपना जो व्यक्तित्व है वो बहुत एग्रेसिव व्यक्तित्व है, उनके कार्यकर्ता का व्यक्तित्व भी एग्रेसिव व्यक्तित्व है, और जब उनके ऊपर प्रहार होंगे तो उनके पास एग्रेशन से अलग पॉलिसी कुछ नहीं है। जी। दूसरी बात, आप ये देखें ना, कभी कहते हैं ना कि बहादुर व्यक्ति जब काम करते हैं जब दूसरे सो जाते हैं। बिल्कुल। जब ये लोग सो रहे थे, उन्माद में थे कि हमारे पास बहुत तैयारी है, उस टाइम भाजपा अपनी जड़ें वहां पर गहरी कर रही थी। आज उनके पास एक पूरी बड़ी आईटी टीम है, आज उनके पास पूरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज हर जिले में उनके पास अपने कार्यकर्ता है, अपना संगठन है। तो बिल्कुल इस एग्रेशन को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा भुनाएगी। बिल्कुल, इसको बनाने की कोशिश हो भी रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, और भी हम बात करना चाह रहे थे लेकिन समय की कमी के चलते हम और ज्यादा चर्चा नहीं कर सके। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। धन्यवाद। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर